हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिकेय एग्ज़ाम होम। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश भर्ती में एक और नई भर्ती आई हुई है, उत्तर प्रदेश वन दरोगा की, जो कि यूपी SSC के माध्यम से आई हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती है और बहुत बड़ी भर्ती है ये वन दरोगा की। तो इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे, किस तरीके से इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या भर्ती प्रक्रिया रहेगी और किस तरीके से आप इसमें अपना सिलेक्शन पा सकते हैं और कितना आपकी सैलरी रहेगी, क्या क्या आपको सुविधाएं मिलेंगी, पूरी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो भर्ती आई है उत्तर प्रदेश यूपी SSC वन दरोगा की, जो वन दरोगा की जो भर्ती आई उत्तर प्रदेश वन दरोगा की यूपी SSC के माध्यम से आई है। और इसमें वही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने 2021 में पेट का एग्ज़ाम दिया था, उनके पास एक स्कोर कार्ड है, तो वही लोग इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इस बार क्लियर कर लीजिए, 2022 का पेट एग्ज़ाम नहीं, 2021 के पेट एग्ज़ाम में जो आपका स्कोर कार्ड है वही इसमें मान्य होगा। ठीक है, तो अगर तो ये वीडियो वही लोग देखें जिन्होंने यूपी SSC 2021 का पेट एग्ज़ाम दिया था और उनके पास एक स्कोर कार्ड है। तो चलिए इस भर्ती के बारे में जानते हैं। आवेदन कब कर सकते हैं? आवेदन कर सकते हैं 17/10 से, जी हाँ 17 अक्टूबर से आवेदन कर सकते हैं। अंतिम तिथि है 6 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसी वजह से आपकी फ़ीस नहीं जमा हो पाती है, जो इसकी फ़ीस रखी गई है वो नहीं जमा हो पाती है, तो आप लोग क्या करते हैं, इसको 13 नवंबर तक इसको जमा कर सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका इतना हो गया कि आवेदन और अंतिम तिथि हो गई आपकी, इतनी तारीख तक आप आवेदन कर सकते हैं इस भर्ती के लिए। अच्छा, EWS का जो सर्टिफिकेट है, EWS का जो सर्टिफिकेट लगेगा, EWS का पूरी बात जानेंगे। पहले एज की बात जान लेते हैं। एज जो है 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए आपकी, और जो है एज काउंट होगी 1/7/2022 से। यहाँ 1 जुलाई 2022 से एज काउंट होगी, मतलब 1 जुलाई को आपकी जो उम्र है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 40 साल जनरल कैटेगरी के लिए है, OBC के लिए 3 साल का और SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, 5 ईयर्स का। मतलब OBC वाला 43 साल तक भर सकता है और SC ST वाला 45 साल तक भर सकता है, लेकिन जनरल के लिए 40 साल ही है। इसके बाद जनरल के लिए जो EWS का सर्टिफिकेट है, EWS का जो सर्टिफिकेट है वो 2022 और 2023 का होना चाहिए। मतलब 1 अप्रैल, मतलब 2022-23 का जो वार्षिक ईयर होता है उसका होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि 2022 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। वित्त वर्ष जो होता है 2022 का 22-23 का जो वित्त वर्ष है उसी के बीच का होना चाहिए। मतलब आपका 1 अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए, 31 मार्च 2023 के पहले का आपका ये EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा मार्कर गड़बड़ कर रहा है। चलिए, फिर भी सब कुछ बोर्ड में लिखा जा चुका है, बाकी जो चीज़ें बचेंगी वो समझ में आ जाएंगी। वेतनमान कितना रहेगा? वेतनमान 2800 ग्रेड पे रहेगा। आपका 2800 मान नहीं है, आपका सिर्फ ग्रेड पे है। आपको जो वेतन बनेगा 29,200 रुपये से लेके 92,300 तक आपका वेतन जाएगा आपकी इस नौकरी के दौरान। ठीक है, तो ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी जाके वो भी जानेंगे। ग्रॉस सैलरी यहाँ लिख देते हैं, GROSS ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी बनेगी वो भी आपको बताएंगे अभी, कि मतलब जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी लगभग, वो भी आप इसमें जानेंगे। पदों का विवरण 701 पद हैं, जनरल के 288 हैं, EWS के उसमें 70 हैं। ठीक है, मतलब जनरल के 288, EWS के अलग से हैं 70। ठीक है, अलग से 70 हैं, 288 सिर्फ UR कैटेगरी के है जनरल के लिए। ठीक है, OBC के 163 हैं, SC के 160 हैं, ST के 20 हैं। और एक बात और, महिलाओं के लिए जो जाति प्रमाण पत्र लगता है, समझ लीजिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, जो महिला मैरिड हैं उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा वो पिता पक्ष की तरफ का होना चाहिए। पिता पक्ष की तरफ का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो आगे के जो पति पक्ष की तरफ का नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेकर रहता है। जब वेरिफिकेशन का समय आता है तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है और वेरिफिकेशन से लोग बाहर भी हो जाते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपका महिला का जाति प्रमाण पत्र है वो पिता पक्ष की तरफ का होना चाहिए। अच्छा, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता। देखिए, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता में आपने जो ग्रेजुएशन कर रखा हो, किन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, यहाँ 2 सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है मार्कर, समझ लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। कम से कम 2 सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, एक सब्जेक्ट वाला ग्रेजुएशन नहीं चलेगा। ठीक है, 2 सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने BSc किया हो
तो फिजिक्स या मैथ से किया हो, केमिस्ट्री या फिजिक्स से किया हो, या मैथ या फिजिक्स से किया हो, मतलब कहीं ना मतलब मैथ या केमिस्ट्री से किया हो, मतलब कोई मतलब बीए किया हो, तो उसी प्रकार के 2 सब्जेक्ट हों उसके अंतिम ईयर में 2 सब्जेक्ट उसके होने चाहिए। एक सब्जेक्ट से अगर किसी ने ग्रेजुएशन वगैरह कर रखा है, जिस तरीके कुछ जो कहते हैं प्राइवेट ग्रेजुएशन जो करते हैं उसको एक सब्जेक्ट से कराते हैं लास्ट ईयर में, वो वाला ग्रेजुएशन मान्य नहीं होगा। कम से कम किन्हीं 2 सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप क्लियर कर लीजिए, कम से कम 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये आपकी ग्रेजुएशन में आपके 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसके बाद अदर स्टेट कैंडिडेट, जी हाँ, के लोग अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बस इतना है कि उन्होंने 2021 का पेट का एग्ज़ाम दिया हो और उनके पास एक स्कोर कार्ड हो और उनको किसी भी तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी श्रेणी से आते हों, किसी भी जात से आते हों, उनको बस वो यूआर कैटेगरी में, मतलब जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है, जनरल कैटेगरी की जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें ये काउंट किए जाएंगे। उनको किसी तरीके का आरक्षण नहीं मिलेगा अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो। इसके बाद शारीरिक मानक क्या होना चाहिए? शारीरिक मानक, जी हाँ, वन दरोगा की भर्ती है, शारीरिक मानक जरूरी है। क्या होना चाहिए? शारीरिक मानक बहुत हल्का फुल्का मांगा गया है। तो मेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए वो 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल के लिए जो हाइट होनी चाहिए 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सेंटीमीटर में अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो मैं क्लियर कर दूं, जो 150 सेंटीमीटर होता है ये लगभग 5 फुट होता है, पूरा 5 फीट होता है, 150 सेंटीमीटर ही 5 फुट होता है। इसके बाद 163 सेंटीमीटर आप समझ लीजिए कि आपकी कम से कम 5 फीट 5 इंच के आसपास होनी चाहिए, बल्कि 5 फुट 5 इंच से ऊपर ही होनी चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 163 के आसपास उतना सेंटीमीटर बैठेगा जाके। चेस्ट कितना होना चाहिए? सीना का फुलाव, सीना कितना होना चाहिए? मेल का 84 और फीमेल का, जी हाँ समझिए, फीमेल का कभी क्या कहते हैं, कभी भी सीना मतलब चेस्ट नहीं नापा जाता, लेकिन इस बार ऐसे भर्ती में देखने को मिला है कि फीमेल के लिए भी चेस्ट के लिए दिया गया है, ठीक है। 84 चाहिए मेल के लिए, 79 चाहिए फीमेल के लिए, ठीक है। मेल में फुलाव कितना होना चाहिए? सीने का 5 सेंटीमीटर, फीमेल में भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, मेल में भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट का, ठीक है। कितने अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे इसकी बात बाद में करेंगे, अभी इस वीडियो के लास्ट में इसकी बात करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थियों द्वारा संशोधित किया जा सकता है, इसकी बात भी इसी वीडियो के लास्ट में करेंगे। अभी 36 आरक्षण की बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आरक्षण की बात कर रहे थे, 36 आरक्षण जो स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं उनके लिए 14 पद हैं, ठीक है, उनके लिए आरक्षित है। महिलाओं के लिए 140 पद आरक्षित हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए 140 पद आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक के लिए 35 पद हैं। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 14 पद हैं। PW जो मतलब दिव्यांग जन होते हैं उनके लिए कोई पद नहीं है, क्योंकि वन दरोगा की भर्ती है, इसमें फिजिकल बहुत जरूरी है, इसलिए दिव्यांग की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिजिकल में क्या क्या होगा? 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर, मेल के लिए बता रहा हूँ, 4 घंटे में मेल के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर की आपकी रनिंग कह लीजिए, वॉकिंग कह लीजिए, आपको चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और फीमेल को 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलना है, ठीक है। अब इस कभी कभी लोग कहते हैं कि उसमें 10 किलो का सामान उठा के चलना पड़ेगा, बोरी उठा के चलनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है नोटिफिकेशन में, और ऐसा कुछ है भी नहीं। फिर आपको चलना है या रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, जो भी आप कर सकते हैं, आपको 4 घंटे में 25 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इसके बाद कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, यहाँ पर बात कर लेते हैं कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। देखिए इस बार जो भर्ती है जिस तरीके से लेखपाल वगैरह में था तो उसमें कम बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन अभी इसमें रनिंग वगैरह ज़्यादा है, इसमें रनिंग भी है, तो उस हिसाब से 700 पद हैं, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए मोटा मोटा तो करीब 30 गुना, तो इसमें भी 30 गुना पता नहीं क्यों नहीं काम कर रहा है ये, 30 गुना 700 में 30 गुना बच्चों को तो लेना ही लेना अनिवार्य होना चाहिए इनके लिए। ऐसा एक तरीके से प्रेडिक्शन है कि 21,000 बच्चों को तो लेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका जो क्या कहते हैं कितना बनना चाहिए आपका 21,000 बच्चों को, तो ऐसा अनुमान है कि इतने बच्चों को लिया जाएगा। और कितना बनना चाहिए मतलब आपका जो परसेंटेज है, परसेंटाइल है, कितना होना चाहिए, तो देखिए उस हिसाब से तो बहुत कम बैठता है कि अगर 700 के हिसाब से देखा जाए, लेकिन आप फिर भी ज़्यादा ही मान के चलिए। तो आपने अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा गया है, बैठ के एग्ज़ाम अच्छा गया था 2021 वाला, तो आप इसको फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए। ये मत सोचिए कि परसेंटाइल मेरा कम है या ज़्यादा है, ज़्यादा फीस भी नहीं, तो मान ली 25 रुपये फ़ीस आपकी रखी गई है। सिर्फ फीस जो है इस फॉर्म को भरने के लिए, फ़ीस यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ जगह नहीं है, फीस जो है फीस सिर्फ मात्र 25 रुपये है,
25 रुपये है, आप सभी को पता होगा, आपने उन्होंने देखा जरूर होगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़, ये जानकारी थी इस भर्ती के बारे में कि आपको क्या क्या किस तरीके से करना है। और एक चीज़ और है कि अभी 26 और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट JCA जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, सुप्रीम कोर्ट का JCA का। तो उसके किस तरीके से उसमें टाइपिंग भी उसी दिन होनी है। JCA की बात कर रहा हूँ, इसका तो ये हो गया, इसका आप समझ गए होंगे। JCA की बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो देखिए पूरा वीडियो उसका अभी आने वाला है, अभी आज ही के दिन ये अपलोड होगा, 2 दिन पहले एग्जाम के। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, किस तरीके से टाइपिंग करनी है, किस तरीके से आप उसमें 35 की स्पीड निकाल सकते हैं। जिन्होंने फॉर्म भरा है उस वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल आपके लिए उपयोगी होगा। तो आज उस वीडियो का भी मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को अभी आप जरूर देखें। तो ये आज का वीडियो था इस भर्ती के बारे में, उत्तर प्रदेश वन दरोगा की भर्ती के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, इस JCA को छोड़ देते हैं, उसका वीडियो अलग आएगा सुप्रीम कोर्ट का। अभी इसी की बात कर लेते हैं। लास्ट पॉइंट ये रह गया था कि आपकी जो सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी जाके, ये 2800 ग्रेड पर जो आपकी सैलरी बनेगी जाके करीब गया ग्रॉस सैलरी 42,000 के आसपास बनेगी जाके, 42,000 के आसपास बनेगी जाके। इसके बाद हो सकता है कुछ PF फंड वगैरह कट के इसमें कुछ कटे तो 39,000 के आसपास आपको मिले। 2800 ग्रेड पे लगभग इतनी सैलरी बनती है जाके। अच्छा, एक बात और, ये वन दरोगा है, सिविल दरोगा नहीं है। सिविल दरोगा जो होता है वो 4200 ग्रेड पे का होता है। जिस तरीके से 2800 ग्रेड पे है, उसी तरीके वो 4200 ग्रेड पे का होता है। तो उसकी सैलरी करीब 56,000 के आसपास, 55,000 के आसपास बनती है जाके। ठीक है, तो ये तो इसकी सैलरी करीब 42,000 के आसपास बनेगी, वो स्टार्टिंग सैलरी होगी। इसके बाद इंक्रीमेंट तो होता ही रहेगा। ठीक है, समय पर इंक्रीमेंट तो होता ही रहेगा, जिस तरीके से आपका परफॉर्मेंस रहेगा नौकरी में। तो ये इस तरीके होता ही रहेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इस भर्ती के बारे में कि क्या क्या जानकारी थी। अगर आपको कोई भी जानकारी अभी छूट गई हो या आपको समझ में ना आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और उसका जवाब अगले वीडियो में ज़रूर दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।